नमस्कार दोस्तों। हमारे विश्व गुरु के बाबूजी के द्वारा एक अनाउंसमेंट हुआ था कि अभी जो हमारे 25 वर्ष हैं, ये आज़ादी के 100 वर्षों से पहले के जो 25 वर्ष हैं, ये हमारे अमृतकाल के वर्ष हैं। इस समय अमृत बरस रहा होगा हर तरफ। जी हाँ, अभी हम अमृतकाल के दौर में जी रहे हैं। पता है आपको, एक तरफ इस अमृतकाल में हमसे ये कहा जा रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वहीं पर दूसरी तरफ लाखों युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ जीडीपी के रिकॉर्ड बन रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी की जेब खाली होती जा रही है। आखिरकार इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है? जी हाँ, अमृतकाल में अगर हम देखें तो सच कौन बोल रहा है, ये आंकड़े या फिर ये ज़मीनी हकीकत? तो मोदी सरकार कहती है कि भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, विपक्ष कहता है कि देश पीछे जा रहा है। लेकिन आज ना हम पक्ष की सुनेंगे, ना हम विपक्ष की सुनेंगे, हम सुनेंगे आंकड़ों की। जी, हम बात करेंगे उन आंकड़ों की जो आपके पैरों तले आपकी टाइल्स खिसका सकती हैं, आपकी ज़मीन खिसका सकती हैं। दोस्तों को क्या पता है कि जो वियतनाम है, जिसकी अर्थव्यवस्था कभी भारत के मुकाबले बहुत छोटी मानी जाती थी, आज प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमसे लगभग दुगने आगे निकल चुका है। हमसे आगे हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भी हमसे आगे है। पता है आपको, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ये तक हमसे ऊपर हैं आज। और हम कह रहे हैं डंका हमारा बज रहा है। बस आंकड़ों में बज रहा है भाई, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सोचिए, हमारी हालत काफ़ी खस्ता हो रही है। तो गाइस, यहाँ पे ना जो प्रति व्यक्ति आय के मामलों में हमसे लगभग दुगनी आय अब हो चुकी है वियतनाम की। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर देश इतना तरक्की कर रहा है आंकड़ों में, तो फिर नौकरी क्यों नहीं है? लगातार युवाओं का प्लान दूसरे देशों के अंदर क्यों हो रहा है? और इस देश के अंदर महंगाई क्यों बढ़ रही है और मध्यम वर्ग की बचत क्यों घट रही है? आज हम जानेंगे इसी बात को क्यों। WHO फैमिली को हम करेंगे आज कवर। तो गाइस, आपको ध्यान रखिएगा कि ये तमाम मुद्दे ना आपको शायद टीवी डिबेट में ना दिखाए जाए। गोदी एंकर या फिर गोदी मीडिया आपको ये टॉपिक नहीं दिखाएगी, ये हकीकत आपको नहीं दिखाएगी। और दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से ना हमें लगातार बताया जा रहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमें ये बताया जाता है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन अब हम एक रैंक और धड़ाम हो चुके हैं। हम जापान को पीछे छोड़ने की बात कर रहे थे, जी हम एक रैंक और उससे और डाउन हो चुके हैं। तो भारत सुपर पावर बनने वाला है, यही कहा गया था ना। हमारा वर्ल्ड में डंका पीटने वाला है, यही कहा गया था। सुनने में बहुत अच्छा लगा कि हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल है। सवाल कुछ लोगों के लिए शायद बहुत छोटा हो सकता है, जिन्होंने अंधभक्ति की पट्टी अपनी आंखों में बांध रखी होगी। सवाल यह है कि आखिरकार अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों हो रहा है? अगर देश अमीर हो रहा है तो क्या देश का नागरिक भी अमीर हो रहा है? क्योंकि जीडीपी देश की कमाई बताती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय बताती है कि आम आदमी की जेब में कितना पैसा पहुंच रहा है। बिल्कुल एक तो सा यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। ताज़ा अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2800 के आसपास है, जबकि बांग्लादेश लगभग $2900 के स्तर को छू चुका है। बांग्लादेश वही पड़ोसी देश, हमारा छोटा सा देश जिसको आज़ाद हमने करवाया था, आज वो हमसे आगे निकल चुका है। अब ज़रा सोचिएगा, जिस देश को कभी गरीबी, बाढ़ और अविकास का प्रतीक बताया जाता था, वो आज भारत के बराबर या कई अनुमानों में आगे दिखाई देने लगा है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। क्योंकि बांग्लादेश ने पिछले 20 वर्षों में कपड़े उद्योग के निर्यात में और महिला श्रम भागीदारी में एक ज़बरदस्त निवेश किया है, बहुत तगड़ा निवेश किया है। और भारत, हम आज भी रोज़गार पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनोवेशंस पर, रिसर्च पर, एजुकेशंस के ऊपर हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बहुत ही ना के बराबर हो रहा है। जी हाँ, स्कूल लगातार हमारे इस अमृतकाल के अंदर कम पे कम हो रहे हैं। और जिस देश के अंदर एजुकेशंस की कदर ना हो, शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स ओपन है, जितना नेगेटिव बोल रहे हैं आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब पड़ोसी देश ना कारखाने बना रहा था, हम टीवी स्टूडियो में ताली बजा रहे थे, अरे जाति पर, अरे धर्म पर, अरे हिंदू मुस्लिम पर, अरे इसको ये कर दिया, इसको वो कर दिया, हम जीत गए। जो मुद्दे थे उनसे तो हमारा ध्यान भटक चुका है आज। सोचिए। चलिए अब बात करते हैं एक बार वियतनाम के बारे में। तो गाइस, आज वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय $5000 से ज़्यादा है, यानी कि भारत से लगभग दुगनी। और एक समय था वियतनाम युद्ध से पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। जी हाँ, तबाह, बिल्कुल राख बन चुका था। लेकिन वियतनाम फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ।
सोचिए आज वही देश दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। सैमसंग, एलजी, इंटेल जैसी कंपनियां वहां बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है। सो गाइस, भारत में हम अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, यही जुमला हमको मिल रहा है कई सालों से, बस चर्चा हो रही है, बल्कि वियतनाम बन चुका है। हम एक्चुअली मेड इन इंडिया की घोषणा करते हैं, हम एक्चुअली मेड इन असेंबलर बन चुके हैं। हम केवल कैबिनेट लाते हैं, खोखा लाते हैं, बाहर की कवर लाते हैं, बस उसमें नट कसते हैं, हम बस केवल असेंबलर हैं। ठीक है, सोचिए हमारे देश का बाज़ार इस समय पूरी तरीके से मेड इन चाइना से पटा हुआ है। भगवान की मूर्ति तक भी मेड इन चाइना की होती है। दिवाली की जो लाइटें होती हैं वो मेड इन चाइना की होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहीं पर भी हम गर्दन घुमा लें, अपनी नज़रें घुमा लें, हमको हर जगह सामान मिलेगा मेड इन चाइना का। और हम बात करते हैं, हम दावे करते हैं कि हमारा विश्व में डंका बज रहा है। भाई डंका नहीं बज रहा, हम अंदर से खोखले हो रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि तोता चने बाजे घना वाला हिसाब हमारा हो रहा है। और ये मुहावरा हमारे विश्व गुरु के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। कुछ लोगों को शायद मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन दोस्तों ज़मीनी हकीकत अब यही है। सोचिए गरीब और गरीब बन रहा है, किसान अपनी खेती का एक सही दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, देश का युवा पेपर फेयर हो जाए उसके लिए संघर्ष कर रहा है, महिलाएं सेफ्टी के लिए संघर्ष कर रही है। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में एक संघर्ष आम युवा इस समय कर रहा है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं आंकड़ों में कि हमारी रैंक कितनी हो गई, हमारी रैंक उतनी हो गई। जब हमारी रैंक डाउन होती है तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उस विषय की जो हर घर में आज मौजूद है। जी हाँ, वो विषय है बेरोजगारी। सो गाइस, देश में लाखों युवा डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं। सरकारी नौकरियों के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों आवेदन आते हैं। रेलवे ग्रुप डी में जो कई हज़ारों वैकेंसी आती है उसमें कई करोड़ बच्चे उस फॉर्म को फिल कर देते हैं। मतलब कि करोड़ों उम्मीदवार उस लाइन में लग जाते हैं। फिर क्या होता है, सेंटर पड़ता है कई किलोमीटर दूर, कहीं परीक्षा रद्द होती है, कहीं पेपर लीक होता है। कभी कभी बच्चा जब सेंटर पर पहुंचता है तो तुरंत ऑन द स्पॉट उसके सेंटर को चेंज कर दिया जाता है। आपका सेंटर इस स्कूल में नहीं, इस कॉलेज में नहीं, बल्कि कहीं किलोमीटर दूर किसी और जगह पड़ा है। अभी हाल ही मैंने एक ऐसा वीडियो वॉच किया था, ये भी गजब हाल है बच्चों के साथ, कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो बस कहीं भर्ती वर्षों तक अटक जाती है और फिर ये कहा जाता है कि पकौड़े तल लो, रील्स बना लो। दोस्तों रोज़गार ना किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। अगर नौकरी नहीं होगी तो ख़रीदारी नहीं होगी। भाई लोगों की बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर होगी। जब पैसा नहीं होगा तो बंदा बाय कैसे करेगा चीज़ों को। सो गाइस, अगर ख़रीदारी नहीं होगी तो बाज़ार नहीं चलेगा, बाज़ार नहीं चलेगा तो उद्योग नहीं बढ़ेंगे, और उद्योग नहीं बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों में बढ़ती हुई हमको दिखाई देगी, ज़मीन पर नहीं। और यही हसर इस समय हमारे साथ हो रहा है। सोचिए एक बार। तो अब आते हैं रुपये पर। आखिरकार रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है। जी हाँ, एक समय था जब $1 के मुकाबले रुपया काफ़ी मजबूत था। आज डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार दबाव में रहता है। और रुपया कमज़ोर होने का मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि विदेश से आने वाली चीज़ें महंगी हो जाएगी। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, गैस महंगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम महंगे होंगे। यानी कि महंगाई का एक नया चक्र स्टार्ट हो जाएगा, और जो काफ़ी हद तक चक्र स्टार्ट हो चुका है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? अडानी पर, अंबानी पर, हमारे विश्व गुरु के बाबूजी पर, बाकी अन्य मंत्रियों पर, अरबपति पर बिल्कुल नहीं। इसका असर पड़ता है मिडिल क्लास फैमिली पर, गरीब फैमिली पर। तो वैसे रुपया गिरता है, लेकिन सबसे पहले आम आदमी का बजट टूटता है। और रुपए के गिरने को लेकर के हमारे एक मंत्री ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, इतनी बेतुकी स्टेटमेंट दी है। अगर आज वर्तमान में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी होते और उनके कैबिनेट में अगर इस तरह का मंत्री बयान दे दिया होता तो कान पकड़ कर उसको अब तक बाहर कर दिया होता। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जो हमारी जो जीडीपी है ना, वो एक बैसाखी पर खड़ी हुई है, और ये बैसाखी बनी है मेड इन चाइना की। जी हाँ, पूरा बाज़ार मेड इन चाइना से पटा हुआ है। सोचिए, भारत हर साल चीन से भारी मात्रा में सामान खरीदता है। मतलब कि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। या इंपोर्ट्स में मोबाइल के पार्ट्स, बैटरी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मशीनें, इनफैक्ट स्क्रू तक, नट बोल्ट भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इन चीज़ का भी हम लोग निर्यात नहीं कर पाते हैं। बस मेड इन इंडिया का हमारा डंका बजा था। सो गाइस, यही कारण है कि व्यापार घाटा हमारे विश्व गुरु का लगातार बढ़ते जा रहा है। सरल भाषा में आपको समझा दूं कि अगर आप हर महीने 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और आपकी कमाई मात्र 20,000 रुपये है, तो घर कितने दिन तक चलेगा आपकी सेविंग से?
आपकी बचत से आप खुद सोचिएगा। सो गाइस, देश की अर्थव्यवस्था में भी बिल्कुल यही सिद्धांत आज इस समय लागू हो रहा है, लेकिन हमको दिखाया कुछ और जाता है। सब चंगा से अमृतकाल है, तो बस यही है, बस केवल यही है। सो गाइस, चलिए अब बात करते हैं शेयर बाज़ार की और बात करते हैं हकीकत की। दोनों में क्या डिफरेंस है। अक्सर ये कहा जाता है कि शेयर बाज़ार नई ऊंचाइयों पर है, लेकिन शेयर बाज़ार और आम आदमी की ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती है। आप हर चीज़ की तुलना आप शेयर बाज़ार से कर लोगे। सोचिए, अगर बाज़ार बढ़ रहा है और नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, देश के भविष्य जो युवा है उनके भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, तो क्या शेयर मार्केट अप होने से ये तमाम चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? सोचिए एक बार। सो गाइस, सिर्फ सेंसेक्स देख करके अर्थव्यवस्था नहीं समझी जा सकती है। आर्थिक स्वास्थ्य की असली परीक्षा होती है रोजगार से, आय से, महंगाई से और जीवन स्तर से। और दोस्तों, ये वीडियो किसी पार्टी के समर्थन में या विरोध में नहीं बनाया जा रहा है, अब ध्यान रखिएगा। ये केवल वीडियो बनाया जा रहा है एक सवाल के जवाब के लिए, शायद उसका सवाल का जवाब मिल पाए हमको। सोचिए, अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो फिर आम आदमी की जेब खाली क्यों हो रही है? क्या ये उसका वहम है आम आदमी का, जो वह अकाउंट बैलेंस चेक करता है कि बैलेंस कितना बचा हुआ है, लगातार कम पे कम हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या करे, मुझे भी उसको परचेस करना पड़ेगा, सेविंग उसकी कम पे कम हो रही है। क्या ये वहम है, ये उसकी भ्रांति है, या फिर ये हकीकत है? जेब खाली क्यों हो रही है, असली सवाल ये है। अगर विकास हो रहा है तो युवा नौकरी के लिए परेशान क्यों है, लगातार पलायन क्यों हो रहा है, बेस्ट माइंड को यहाँ पर उसकी मेहनत का पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, सही पैकेज उसको बाहर मिलता है वो तुरंत स्विच कर जाता है, क्यों आखिरकार बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े क्रिकेट प्लेयर भी हमारे देश को छोड़ करके बाहर देश में शिफ्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग या इस सत्ता को संभाल के बैठे पड़े, इस देश को संभाल रहे हैं, उनके नेताओं के बच्चे भी विदेश क्यों पढ़ रहे हैं? क्या उनको देश के एजुकेशन सिस्टम पर विश्वास नहीं है कि उनके देश के बच्चे का भविष्य यहाँ पर बन पाएगा? सोचिए एक बार, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो मध्यम वर्ग की बचत क्यों घट रही है? देश सिर्फ जीडीपी से महान नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। देश तब महान बनता है जब उसके नागरिक सम्मानजनक जीवन जी रहे हों, या जब युवा को नौकरी मिले, जब किसान को उचित दाम मिले उसके खेती का, और जब मध्यम वर्ग को भविष्य की चिंता ना सताए, तब होता है असली विकास। और जब विकास का लाभ सिर्फ आंकड़ों में नहीं, लोगों की ज़िंदगी में दिखाई दे, तब होगा असली अमृतकाल। दोस्तों, अब इस मुद्दे पर अब आपकी क्या राय है? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सच में ये आंकड़े सही बोल रहे हैं या फिर ज़मीनी हकीकत सही बोल रही है? आखिरकार इनमें से सच कौन है? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।